आइए समझते हैं समुद्री तेल प्रदूषण के इस भयानक सच को। समंदर की गहराई और खूबसूरती के बीच क्या होता है जब लाखों लीटर जहरीला कच्चा तेल साफ पानी में मिल जाता है। आज की इस एक्सप्लेनर में हम इसी विनाशकारी तंत्र को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। 10 लाख, जी हाँ 10 लाख। अगर समंदर में सिर्फ 1 लीटर कच्चा तेल गिरता है तो वो पूरे 10 लाख लीटर साफ पानी को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। जरा सोचिए, सिर्फ 1 लीटर तेल और 10 लाख लीटर जीवनदायी पानी हमेशा के लिए जहरीला। इसी से अंदाजा लग जाता है कि ये संकट असल में कितने बड़े पैमाने का है। खैर, चलिए आज के इस सफर पर एक नज़र डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसके कारणों से, फिर देखेंगे पानी में तेल का रासायनिक बदलाव, इसके भयंकर परिणाम, इसे साफ करने की जद्दोजहद और अंत में इससे जुड़े इतिहास और नियमों को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगर्स, यानी इसके कारणों की। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये कच्चा तेल हमारी महासागरों तक पहुंचता कैसे है? इसे गहराई से समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑयल स्पिल या तेल रिसाव असल में होता क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो, जब भी ज़मीन या पानी में कच्चा तेल अनियंत्रित रूप से फैल जाए तो उसे ऑयल स्पिल कहते हैं। और समंदर में तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वहाँ इसे रोकना और समेटना सच में एक नामुमकिन सा काम है। इस रिसाव के मुख्य रूप से 5 बड़े कारण होते हैं। पहला है जहाजी हादसे, जैसे 1989 का मशहूर एक्सॉन वाल्डेज हादसा। दूसरा है तेल के कुओं में होने वाला ब्लोआउट, जिसका सबसे भयानक रूप हमने 2010 के डीप वाटर होराइजन एक्सीडेंट में देखा था। तीसरा कारण पाइपलाइनों का फटना है, जो अक्सर नाइजीरिया जैसे इलाकों में देखने को मिलता है। चौथा कारण थोड़ा अलग है, युद्ध या आतंकवाद, जैसे 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान जानबूझकर भारी मात्रा में तेल समुद्र में बहा दिया गया था। और पांचवा कारण है रिफाइनरी लीक, जैसा 2017 में चेन्नई के एन्नोर पोर्ट पर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये तेल खारे पानी से टकराता है तो असल में इसके अंदर क्या-क्या बदलाव आते हैं। जैसे ही तेल पानी में गिरता है, 4 चीजें एक के बाद एक होती हैं। सबसे पहले होता है इसका फैलना, और इसकी रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। सिर्फ 1 टन तेल 1 घंटे के अंदर 12 वर्ग किलोमीटर तक की पतली परत में फैल सकता है। इसके बाद वाष्पीकरण होता है, फिर तीसरा चरण है पाइसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन, और अंत में जो हिस्सा बच जाता है वो या तो पानी में डूब जाता है या बहकर किनारों पर आ जाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि तेल हल्का है या भारी, इससे आगे का सफर तय होता है। हल्का तेल तो 24 घंटों में लगभग 30 से 40% तक हवा में वाष्पीकृत हो जाता है, यानी उड़ जाता है। लेकिन असली समस्या भारी तेल के साथ है। ये पानी के साथ मिलकर पाइसीकरण करता है और एक गाढ़ा मिश्रण बनाता है, जिसे वैज्ञानिक चॉकलेट मूस कहते हैं। नाम भले ही किसी डेजर्ट जैसा लगे, लेकिन ये एक भयंकर रसायन है जिसे साफ करना 5 गुना ज्यादा मुश्किल होता है। और यही वो हिस्सा है जो नीचे बैठता है या किनारों पर बुरी तरह चिपक जाता है। अब इस खतरनाक रासायनिक बदलाव के बाद शुरू होता है पर्यावरण की तबाही का असली दौर। जमीनी हकीकत सच में बहुत डरावनी है। सबसे पहले बेजुबान पक्षियों को देखिए। तेल की वजह से उनके पंख चिपक जाते हैं और वो ठंड से दम तोड़ देते हैं। एक फैक्ट बताऊं, तेल की सिर्फ एक बूंद 25 लाख लीटर पानी को पक्षियों के लिए जानलेवा बना देती है। इसके अलावा मछलियों की पूरी फूड चेन टूट जाती है। सील और डॉल्फिन जैसे समुद्री स्तनधारियों की खाल का इंसुलेशन खत्म हो जाता है। तटीय इलाकों में मैंग्रोव और कोरल रीफ दशकों के लिए बर्बाद हो जाते हैं। और हाँ, इंसानों के लिए भी ये कम खतरनाक नहीं है। समुद्री भोजन के जरिए ये जहर हम तक पहुंचता है, मछुआरों की रोजी रोटी छिन जाती है और हवा में घुले रसायनों से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, इसका आर्थिक नुकसान भी होश उड़ाने वाला है। 65 अरब डॉलर, जी हाँ लगभग 5.4 लाख करोड़ रुपए। ये वो भारी भरकम रकम है जो डीप वाटर होराइजन हादसे के बाद बीपी कंपनी को जुर्माने और सफाई के खर्च के तौर पर चुकानी पड़ी थी। अब इतनी बड़ी तबाही के बाद इसे साफ करने की जद्दोजहद शुरू होती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सफाई के लिए मुख्य रूप से इन 5 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। स्किमर मशीनों से सतह का तेल खींचा जाता है, लेकिन लहरों में ये ज्यादा काम नहीं आता। बूम प्लास्टिक की दीवारें होती हैं जो तेल को फैलने से रोकती हैं।
एक तरीका डिस्पर्जेंट रसायनों का छिड़काव है। इससे तेल छोटी बूंदों में टूट तो जाता है, लेकिन वो समंदर के और नीचे चला जाता है। फिर है जलाना। ये बहुत तेज तरीका है जिससे 90% तेल खत्म हो जाता है, पर इसका काला धुआं हवा को बेहद जहरीला कर देता है। इसके बिल्कुल उलट है बायोरिमिडिएशन, जिसमें बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है जो धीरे धीरे तेल को खा जाते हैं। ये पर्यावरण के लिए सबसे सुरक्षित है, लेकिन इसमें कई महीने लग जाते हैं। तो काम की रफ्तार और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच ये हमेशा एक बहुत मुश्किल चुनाव होता है। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं कि दुनिया में ये आपदाएं कब और कहां आई हैं। टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1979 में मेक्सिको का स्टॉकऑक 1 हादसा हुआ, जिसमें 4.8 लाख टन तेल बहा था। फिर 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इतिहास का सबसे बड़ा रिसाव सामने आया, जब लगभग 11 लाख टन तेल समुद्र में छोड़ा गया। 2010 में अमेरिका का डीप वाटर होराइजन हादसा हुआ। अगर भारत की बात करें तो उसी साल 2010 में मुंबई के तट पर 2 जहाज़ों के टकराने से 800 टन तेल का रिसाव हुआ था। और हाल ही में 2017 में चेन्नई के एन्नोर में भी लगभग 200 टन तेल फैल गया था। ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि ये खतरा लगातार हमारे आसपास मंडरा रहा है। तो इन सब खतरों को देखते हुए हमारा एक्शन प्लान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या नियम बनाए गए हैं? जहाज़ों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्पोल कन्वेंशन लागू है। इसके तहत अब ऑयल टैंकरों में डबल हुल यानी दोहरी परत का होना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि टक्कर होने पर तेल सीधा पानी में न जाए। भारत में इस पूरी जिम्मेदारी को भारतीय तटरक्षक बल संभालता है, जो नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान चलाता है। लेकिन एक आम नागरिक के तौर पर हमें भी कुछ बातें याद रखनी चाहिए। अगर कभी तेल रिसाव दिखे तो उसे नंगे हाथों से बिल्कुल न छुएं, क्योंकि इससे स्किन कैंसर का खतरा होता है। तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1554 पर कोस्ट गार्ड को रिपोर्ट करें। और सबसे जरूरी बात, उस इलाके की मछलियों को कम से कम 1-2 महीने तक बिल्कुल न खाएं। आज के इस एक्सप्लेनर से एक बात जो बिल्कुल साफ हो जाती है वो ये है कि रोकथाम ही इलाज है। सच तो ये है कि बेहतरीन तकनीक लगाकर और करोड़ों रुपए खर्च करके भी समंदर से 100% तेल वापस निकालना नामुमकिन है। इसलिए ऐसी आपदाओं को रोकना ही एकमात्र रास्ता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम भविष्य में ऊर्जा की ज़रूरतों और हमारे खूबसूरत महासागरों की सुरक्षा के बीच कभी एक सुरक्षित संतुलन बना पाएंगे?